नमस्कार, आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो सुनकर आप सोचेंगे कि यार ये सच में हो रहा है या कोई फिल्म चल रही है। भारत की राजनीति में एक नया आंदोलन उतरा है या कहे कि क्रांति उतरा है। नाम इनका अनोखा है कि सुनते ही हंसी आ जाए और हैरानी दोनों एक साथ हो जाए। कॉकरोच जनता पार्टी। ये पार्टी खुद को देश की युवा पीढ़ी की असली आवाज बताती है, खुद को व्यवस्था के खिलाफ एक ताजी बगावत बताती है। लेकिन जब इस पूरे आंदोलन के पर्दे के पीछे झांका जाए तो जो चेहरे नजर आते हैं वो बड़े जाने माने चेहरे माने जाते हैं। पुराने खिलाड़ी, पुरानी टीम, पुराना खेल भी है, बस जर्सी बदल गई है। तो सवाल यह है कि क्या ये सच में कोई नई क्रांति है या सिर्फ पुरानी दुकान का नया बोर्ड है? पूरी खबर बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। क्रांति कम, कॉमेडी ज्यादा। अमेरिका में बैठो, भारत बदलो। डंडे रॉड के साथ लोकतंत्र बचाओ। भारत में एक नई क्रांति दस्तक दे रही है और इस क्रांति का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन इस क्रांति को समझने के लिए आपको अपने दिमाग के सारे पेज ढीले करने होंगे। जी हाँ, क्योंकि आपको कॉकरोच की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है पता है क्या? वो अंधेरे में पलते हैं, रोशनी पड़ते ही छुप जाते हैं और हर गंदी और अंधेरी जगह पर आराम से ही कॉकरोचेस मिल जाते हैं। तो शायद इस पार्टी के संस्थापक के नाम बहुत सोच समझकर, बहुत ईमानदारी से रखा होगा। इसमें हमें कोई शक नहीं है। इस पार्टी के संस्थापक हैं अभिजीत दीपके। ये महाशय अमेरिका में रहते थे, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है और वहीं से अमेरिका की उस आरामदेह कुर्सी पर बैठकर मोबाइल फोन से भारत में क्रांति लाने का पूरा प्लान तैयार किया है। ये सुनकर दिल में एक अजीब सी भावना आती है। कितनी बड़ी देशभक्ति है। हिंदुस्तान की सड़कों पर प्रदर्शन की योजना अमेरिका में किसी कमरे में बैठकर बन रही है। वाह! अब खबर यह है कि सीजेपी ने ऐलान किया है कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। मुद्दा होगा नीट पेपर लीक और मांग होगी केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। छात्रों का दर्द, युवाओं की आवाज, जनता की लड़ाई, वाह क्या क्रांति है। लेकिन जैसे ही इस पूरे आंदोलन की परतें खुलने लग जाती हैं तो ये तस्वीर सामने आती है। वो बहुत अलग है, बहुत ही ज्यादा अलग। अब हमने इस प्रोटेस्ट की तैयारियों की रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रिसर्च शुरू किया वैसे ही वो खत्म भी हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? तो सुनिए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तैयारी आखिर कैसी है। ये सीजेपी के एक समर्थक है, नाम है हर्षित। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उसमें कहा जो लोग 6 जून को एयरपोर्ट और जंतर मंतर पे आए वो अपने साथ पेपर स्प्रे, डंडे और रॉड लेकर जरूर आए आत्मरक्षा के लिए। और साथ में ये भी जोड़ा, इस बार फैसला होकर रहेगा, हम भारत को नेपाल बना देंगे। लेकिन पेपर स्प्रे, डंडे, रॉड और भारत को नेपाल बनाने की धमकी, ये है इस युवा क्रांति की असली तैयारी। और यहाँ हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि नेपाल में पिछले साल क्या हुआ था। हिंसक प्रदर्शन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो ये प्रेरणा कहां से ली जा रही है और किस दिशा में लाई जा रही है, ये अब किसी को अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है ऐसे ही कुछ वीडियोस आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाला था। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। जो लोग 2020 के दिल्ली दंगों को याद करते हैं उन्हें पता है कि उस वक्त भी पहले CAA के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नाम लिया गया था। शाहीन बाग से लेकर जाफराबाद तक महिलाओं और बच्चों को आगे किया गया। और जब बाद में जांच हुई तो पता चला कि वो दंगे कोई अचानक नहीं हुए थे, वो एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र थे। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में साफ बताया था कि सब कुछ पहले से ही सोच समझकर और व्यवस्थित तरीके से किया गया था। और उस षड्यंत्र के मुख्य आरोपी में से एक उमर खालिद, जिनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दी, खारिज कर दी, और जो तारीख चुनी गई वो भी सहयोग नहीं थी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दिल्ली यात्रा के दौरान ये हिंसा भड़काई गई ताकि दुनिया के सामने भारत की छवि खराब। अब इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के इस तैयारी को देखिए और खुद तय कीजिए कि ये आंदोलन किस रास्ते पर जा रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे शर्मनाक खुलासे पर। खुद क्रांतिकारी अभिजीत दिपके ने एक इंटरव्यू में ये माना, और ये उनके अपने शब्द हैं, कि उन्होंने 6 जून के प्रदर्शन के लिए पुलिस से कोई अनुमति नहीं ली है। अब ये कोई छोटी बात नहीं है। किसी भी सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए पहले से अनुमति लेना सिर्फ नियम नहीं है, ये कानूनी जरूरत है। लेकिन सीजेपी को ये जरूरी नहीं लगा और 3 जून को जब सीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कॉकरोच जनता पार्टी के सो कॉल्ड प्रवक्ता कहते हैं कि आप हमसे अनुमति मांगने को कह रहे हैं, बताइए कितने महीने पहले आवेदन करें। फिर अनुमति अस्वीकार हो जाती है, फिर कोर्ट जाओ, अनुमति लेने की जरूरत ही क्या है? क्या जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे जाओ, शाम 5 बजे नारे लगाकर घर आ जाओ, यही लोकतंत्र है? यही प्रोटेस्ट होता है? ये संस्कृति हमें बदलनी है। अब इसे सुनकर एक सवाल तो बनता है, अगर ये प्रदर्शन इतना ही संवैधानिक और शांतिपूर्ण था तो अनुमति लेने में क्या दिक्कत थी? अनुमति ना लेने के पीछे असली मकसद क्या है? जवाब बिल्कुल साफ है, विक्टिम कार्ड। पहले अनुमति मत लो, फिर जब पुलिस रोके तो रोना शुरू कर दो कि सरकार ने हमारी आवाज दबा दी। ये पूरे स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी हुई है। और दिलचस्प सवाल तो ये भी है कि जब पार्टी के इतने प्रवक्ता, इतने समर्थक, इतने क्रांतिकारी थे, तो क्या इनमें से कोई भी दीपके के भारत आने से पहले अनुमति लेने का काम नहीं करवा सकता था? जवाब है, कर सकते थे, लेकिन करना ही तो नहीं था। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। सीजेपी के 3 नए प्रवक्ता। सीजेपी ने हाल ही में 3 आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त किए हैं और जैसे ही इनका नाम सामने आए पूरी तस्वीर, पूरी पहेली एक झटके में साफ हो गई। पहले है ये सौरव दास, मुख्य प्रवक्ता। पेशे से पत्रकार बताते हैं अपने आप को, कानूनी और न्यायिक मामलों पर रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन अभी इनके खुद के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट का क्रिमिनल कंटेम्प्ट नोटिस लटका हुआ है। मामला है कि इन्होंने दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में न्यायाधीश स्वर्णा कांता शर्मा के खिलाफ लेख और सोशल मीडिया पोस्ट लिखे, जिसमें उन पर पक्षपात यानी बायस्ड होने का आरोप लगाया गया। और ये नोटिस सिर्फ इन्हें नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कई अन्य नेताओं के साथ मिलकर इन्हें भी जारी किया गया। यानी शराब घोटाले में जो आम आदमी पार्टी की लाइन थी, उसी से सौरव दास ने अपनी कलम को आगे बढ़ाया। इसके अलावा ये उमर खालिद के मुखर समर्थक भी रहे हैं और बाबरी मस्जिद विध्वंस को ये बीजेपी का अपराध बताते हैं। यही है सीजेपी का मुख्य प्रवक्ता। दूसरे हैं आशुतोष रंका, आईआईटी कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े लिखे, लंदन में मैककिंजी के मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी रह चुके हैं। पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। पिछले साल भारत लौटे और जयपुर में पर्यावरण, शिक्षा सुधार और युवा मुद्दों पर काम करने का दावा किया। लेकिन इनकी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पहचान क्या है? ये आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं। जी हाँ, शराब नीति घोटाले में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का बचाव बड़े जोरों शोरों से किया था। इन्होंने बड़ी आक्रामक तरीके से किया था, हर आरोप को राजनीति के से प्रेरित बताते थे। अभी हाल तक इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर आम आदमी पार्टी का नाम लिखा था, जो चुपचाप इन्होंने हटा दिया। लेकिन द प्रिंट पर इनकी लेखक प्रोफाइल आज भी कहती है आशुतोष रंका, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। शायद वहां से वो हटाना भूल गए या शायद हटाना जरूरी नहीं समझा। तीसरे है विजेता दहिया। सबसे पहले तो मैं आपकी इनकी एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। राजनीतिक शोधकर्ता, लेखक, कवि और फिल्म मेकर हैं ये, और शायद अच्छे नृत्यक भी हैं। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, हरियाणवी फिल्में बनाते हैं, दरारे और ओपरी पर आई किताबें लिखी हैं, पावर ऑफ द यूनिवर्स एंड
to do hell with that job। लेकिन इनकी सबसे बड़ी और सबसे जानी पहचानी पहचान तो ये है कि ये ध्रुव राठी के मुख्य स्क्रिप्ट राइटर और शोधकर्ता है। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप लोग, वही ध्रुव राठी जो अपने हर वीडियो में मोदी सरकार की आलोचना करते हैं, जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के बड़े समर्थक माने जाते हैं और जिनका पूरा नेटवर्क उसी विचारधारा पर काम करता है। तो सीजेपी के तीसरे प्रवक्ता भी उसी खेत की फसल है। और रही बात खुद क्रांतिकारी अभिजीत दीपके की, तो उन पर भी हमारी रिपोर्ट तैयार है। 2020 से 2023 के बीच ये आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया वर्कर और वॉलंटियर रह चुके हैं। दिल्ली चुनाव अभियानों में मीम बेस्ड प्रचार में इनका काफी योगदान रहा है और उमर खालिद के लंबे समय से समर्थक भी रहे हैं। जी हाँ, वही उमर खालिद जो 2020 दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपियों में से एक है। वही उमर खालिद जो भारत के टुकड़े होने के नारे लगाता है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वही उमर खालिद जो कहता है कि बंगाल के चिकन नेक को हम काट देंगे तो भारत के नॉर्थ ईस्ट को हम अलग कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन क्रांतिकारियों से देश को जोड़ने का नहीं बल्कि हमेशा देश को तोड़ने की ही क्रांति क्यों सामने आती है। क्रांति के नाम पर कंटेंट क्रिएशन, परमिशन नहीं लेंगे, सहानुभूति लेंगे। अब तक आपको पूरी तस्वीर समझ आ चुकी होगी। एक तरफ एक नई सो कॉल्ड पार्टी है, नया नाम, नई ब्रांडिंग, नया चेहरा, और दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के डिजिटल वॉलंटियर, ध्रुव राठी के नेटवर्क के स्क्रिप्ट राइटर, उमर खालिद के समर्थक और कोर्ट की अवमानना के आरोपी पत्रकार। ये कोई सहयोग नहीं है, ये एक सुनियोजित रणनीति है। पुराने चेहरों को नई पैकेजिंग में, नए नाम के साथ, नई क्रांति का रंग देकर पेश किया जा रहा है। जैसे वो मुहावरा, पुरानी बोतल में नई शराब। ये विपक्ष के पुराने एजेंडे को नए लेबल पर चिपकाकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कॉकरोच ब्रांडिंग के पीछे वही पुरानी आम आदमी पार्टी की टीम छिपी हुई है, वही पुराने नेटवर्क है और वही पुराना एजेंडा है। और जनता को ये समझना होगा कि जब कोई पार्टी खुद को अपना नाम कॉकरोच रखती है तो शायद वो खुद ही अपनी असलियत बता रही है। अंधेरे में पलना, रोशनी में छुप जाना और गंदी जगहों पर मिलना, यही इनकी पहचान है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ।